जो शीतल पानी, जग जन मन के मन को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जिनवाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष सदन, इसीलिए हमें मन वचन से करते मानते तुम्हें नमन। के लिए हमें मन वचन से करते मानते तुम्हें नमन। जय बोली दातान वाली माता की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। और इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ हम आज के योग शिविर का या योग प्रशिक्षण का शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच में हमारे प्रशिक्षक या योगाचार्य कहें, हमारे बीच आप सभी के समक्ष हमारे प्रशिक्षक वैभव सर जुड़ चुके हैं। आज के योग प्रशिक्षण आप सभी के लिए प्रदान करेंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूं कि सम्मानित वैभव सर आज के योग प्रशिक्षण का शुभारंभ करें। धन्यवाद नीरज जी। मेरी आवाज सारे शिक्षक मित्रों तक पहुंच रही है? आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। प्रीति जी, अभिषेक जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, काजल जी के वहां शायद कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी शिक्षक मित्रों को अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए तालियां बजा रहा हूं क्योंकि आपने अपने लिए ये योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम चुना है, चयन किया है। ये बहुत बहुत क्रांतिकारी कार्य है। उसके स्वास्थ्य के लिए पहल करना ये बहुत अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि हम ये सीखते सीखते हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे जो प्राथमिक कक्षा में हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो आप सभी का आज के इस योग प्रशिक्षण कार्य में 4 दिन की हमारी ये श्रृंखला है, उसमें स्वागत करता हूँ। मुझे ये जानना है कि हम में से कितने मैं देख रहा हूँ कि सृष्टि जी, अरिहंत जी भी अभी जुड़े हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपना वीडियो ऑन करें। अभिषेक जी अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। वीडियो के माध्यम से अगर मैं आप सबको देख पाता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आप सबके साथ कनेक्टेड। और योग प्राणायाम एक ऐसी विधि है कि जो देख के किया जाए तभी हम तय कर सकते हैं कि ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है, ये कंपलसरी है। हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि जी मैं वेट कर रहा हूँ, अरिहंत जी मैं वेट कर रहा हूँ, रेसू जी भी जुड़ चुकी है। रेसू जी अपना वीडियो ऑन रखे। ठीक है, तो मित्रों हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। और मैं इस आज की श्रृंखला में हम आगे बढ़े इससे पहले एक जानकारी मैं आप सभी से लेना चाहता हूं। आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या चैट बॉक्स के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं कि हमारे में से कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई भी शिक्षक मित्र किसी तरह की कोई बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस हो, साइटिका का कोई प्रॉब्लम हो,
किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी है, उससे वो ग्रसित है या फिर उसमें आगे पीछे कुछ है या नहीं है, तो आप मुझे पहले से बता सकते हैं। जब भी हम ये कार्य करेंगे योग सीखने का, तो मैं उस हिसाब से आपको थोड़ी सूचनाएं दे सकता हूं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर हमारे ग्रुप में कोई शिक्षक मित्रों में से ऐसे कोई व्यक्ति है तो जरूर से बता। ठीक है शोभा जी, धन्यवाद। सर मैं माधुरी जैन साइगढ़ से। हाँ सर मेरी थोड़ी कमर में भी दर्द होता है और सर ब्लड प्रेशर भी है। हाँ आप थोड़ा ऊंची आवाज से बात करेंगे, आपकी आवाज बरोबर पहुंच नहीं रही है। सर मैं माधुरी जैन साइगढ़ से। माधुरी जी, जय जिनेन्द्र, जय बताइए। जिनेन्द्र सर। सर मेरी थोड़ी कमर में दर्द है और सर मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। ओके, तो मैं जब कुछ सूचना दूं कुछ आसनों में, तो वो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है और क्या करना है क्या नहीं करना है वो थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। चलिए, और कोई है? ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, और मैंने पहले से ग्रुप में कुछ सूचनाएं आप सभी के लिए रखी थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे कितने शिक्षक मित्रों ने वो सूचनाओं का थोड़ा ध्यान रखा है। कितने लोग अपना आसन लेके बैठे हैं? हैंड रेस करके बता सकते हैं। जो लोग अपना आसन लेके बैठे हैं तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। बहुत अच्छा। हाँ प्रीति जी, प्रज्ञा जी, हमें चारों दिन उसी आसन पे बैठना है जो आसन हम ले रहे हैं, चाहे वो दरी हो, चटाई हो, जो भी हो। नेहा जी, आप आसन पे है। माधुरी जी, शोभा जी, क्योंकि जब भी हम योग करेंगे तो वो आसन हमें सपोर्ट करेगा, इसके लिए हमें वो आसन पे बैठना है। हाँ शोभा जी, मैं ध्यान रखूंगा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए, तो मैं मानता हूं कि सारे शिक्षक मित्र अपने आसन पे बैठे हैं। अब अभी आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा अपनी पोजीशन बना लेता हूं क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम है। मैं भी एक आसन पे बैठा हूं, दरी पे बैठा हूं। मैंने अपने साथ एक रुमाल रखा है। अगर मुझे कुछ भी कार्य रुमाल की जरूरत पड़ी शरीर के लिए तो मैं उसका उपयोग करूंगा। अभी जिस अवस्था में मैं बैठा हूं वो अवस्था का नाम है सुखासन। तो हम सभी को अभी सुखासन में बैठना है। और हम सबको प्राणायाम मुद्रा में, जिस तरह से मैंने दो हाथ इस तरह से रखे हैं, दोनों हाथों से एक मुद्रा बनाई है, इस मुद्रा को प्राणायाम मुद्रा कहते हैं। वो प्राणायाम मुद्रा में हाथ करते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ऐसे रखना है सीधा। हम ओमकार से आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। तीन बार हमें ओमकार करना है और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। आंखें बंद कर ले। श्वासों की गति की ओर अपना ध्यान ले जाए। श्वास अभी जैसी भी चल रही है उस गति के ऊपर अपना पूरा ध्यान।
ओमकार के लिए श्वास अंदर भरनी है। ओ, फिर से एक बार श्वास अंदर। ओ, श्वास अंदर। ओ, आंखें खोल सकते हैं। तो थोड़ी बात हम योग के लिए कर ले। शिक्षक मित्रों, योग ये भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी देन है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है पूरे विश्व के लिए, और ये भारतीय संस्कृति प्रदान कर रही है। योग जो ये शब्द है, अगर उसको हम संधि के रूप से देखें तो ये संस्कृत में यूज एक धातु है, उससे बना है, और उसका मतलब होता है योग मतलब जोड़ना, जोड़ना, जुड़ना, सामंजस्य बनाना। योग को सही अर्थ में अगर हम देखने जाए तो ये हमें खुद से जोड़ते हुए प्रकृति के साथ, पूरे विश्व के साथ एकत्व का अनुभव कराए, एकत्व की खोज कराए, ऐसा एक माध्यम योग प्रदान कर रहा है। आज पूरे विश्व में लाइफस्टाइल डिजीज बहुत सारे चले, और लाइफस्टाइल डिजीज में भी अगर हम देखें तो तनाव है, डर है, अशांति है, और ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक साइकोसोमेटिक डिजीज पूरे विश्व में प्रचलित। सूक्ष्म रूप से अगर देखने जाए तो योग जो है ये सारे जो मानव निर्मित रोग है उनको दूर करने में काम करता है। और हम खासकर जब हम शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ पढ़ रहे बच्चों को ये बहुत उपयोगी हो सकता है। और हम सब ने ये पूरी सीखो सिखाओ की और हमारी ये पूरी श्रृंखला में देखा है कि पहले से अगर ये सारे कार्य बचपन से अगर होते हैं तो वो आदतें भविष्य में बहुत अच्छा काम उपयोग में आ सकती है, हमारे जीवन को आगे ले जा सकती है। तो ये आदत के रूप में भी बच्चों में पलपे, इसके लिए हम उनको पसंद आए उस तरह से अगर योग सिखाए तो बच्चे बहुत उत्साह से सीखेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनको भी अपने अभ्यास में, खेलकूद में और बाकी सारे कार्यों में बहुत लाभ मिलेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है कि जैन शिक्षा समृद्धि ये शिक्षा में भी कार्य हो रहा है, हम हॉबीज के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी कार्य हो रहा है, टीचर्स की शिक्षा के ऊपर भी कार्य हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये योग की जो शिक्षा है वो भी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सर मिलना आपके- चाहिए। जब हाँ। वो स्वस्थ रहेंगे तभी उनका मन पढ़ने में लगेगा और तभी वो आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। हाँ, सही बात है शोभना जी, है ना। हमें बच्चों को योग क्यों सिखाना चाहिए? चलिए, पहला सवाल मेरा ये है,
हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए आज ये योग सीखने वाले हैं, तो हमें बच्चों को योग क्यों सिखाना, कोई बता सकता है? मैं तो ऐसा देख रहा हूं कि मेरे सामने अभी छतरपुर, बक्सवा और बहुत सारे अलग अलग एरिया से जो हमारे शिक्षक मित्र बैठे हैं, वो आगे जाके उनके सामने ऐसे ही बच्चे बैठने वाले हैं अपने क्लास के, तो हमें उनको योग क्यों सिखाना चाहिए? सर मैं बोलूं? हाँ बिंदु जी। सर अगर हम बच्चों को योग सिखाएंगे तो वो एक्टिव रहेंगे, उनकी स्मरण शक्ति मेमोराइजेशन बढ़ेगा और वो बहुत खुश होकर काम कर पाएंगे। क्योंकि योग करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो है हमारी जो सोई हुई शक्तियां होती है वो भी जागृत हो जाती है और मन की चिंता थोड़ी कम हो जाती है और एकाग्रता बढ़ती है बच्चों में। तो अगर बच्चे के हिसाब से उनको योग कराया जाए जिससे वो मतलब खुश भी हो जाएंगे और उनका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा और उनको जो चीज हमको चाहिए याद करवानी है सिखानी है वो बहुत आराम से सीख पाएंगे। बहुत अच्छा बिंदु जी। मैंसी जी कुछ कहना चाहती थी। मैंसी जी आप बताइए। जब योग सिखाते हैं तो उन्हें बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं और अपन के सामने जो बच्चे बैठे हैं वो कुछ ऐसी चीज बताते हैं जो हमें भी नहीं पता रहती है, तो बच्चों से भी हम कुछ सीख लेते हैं। बच्चे का ज्ञान बहुत तेज होता है, ध्यान लगाने में उनकी शक्ति रहती है और कुछ जो बीमारी रहती है उनसे बचाव होता है। छोटे से बच्चों को सिखाते हैं तभी आगे वो बढ़ते हैं और उनकी बीमारी को पता चलता है और वो। बहुत अच्छा मैंसी जी, बढ़िया, अच्छा आपने बताया। आयुषी जी आप कुछ कहना चाहती है? आपका हैंड रेज है। योग करेंगे तो शक्ति भी रहेगी बच्ची और अच्छा लगेगा योग करने से। बहुत अच्छा। देखिए आप सभी सही कह रहे हैं कि बहुत फायदा है और अगर कोई व्यक्ति योग एक जीवन शैली, अगर योग को हम नियमित रूप से करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बहुत सकारात्मक तरीके से जी पाते हैं। हमारा देखने का जो नजरिया है वो पूरा बदल जाता है, हमारे अंदर खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें महसूस होता है, हम खुद को बहुत पसंद करते हैं और किसी भी परिस्थिति में हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी परिस्थिति, मतलब आप मान लो कि उत्तेजित करने वाली भी परिस्थिति होती है तब भी हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत कंट्रोल में होता है, हम खुद के ऊपर बहुत अच्छे से अंकुश लगा सकते हैं और किसी को हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम स्वयं अपने आप, क्योंकि योग करने से जब हम खुद के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से ले जा सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं और ये कार्य बच्चों को भी उतना ही फायदेमंद है और उनके जीवन में भी बहुत सारा बदलाव ला सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षक अगर पूरे उत्साह के साथ बच्चों के साथ जुड़ के अगर योग की ये प्रक्रियाएं करता है ना, बच्चे भी बहुत उत्साह से उनसे सीखते हैं और ये योग का फायदा क्या है, आप जब खुद महसूस, यानी हम समय के हिसाब से उसको महसूस करते रहते हैं कि हम में क्या बदलाव आया है। ये एक धीमी प्रक्रिया है पर आप जैसे ही करना शुरू करते हैं तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आप लगातार करते रहते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके अंदर कितना जबरदस्त बदलाव आ गया, कितनी बड़ी ताकत योग में। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, हमें खुद को वो स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है। हमारे अंदर के जो हमारी मानव यानी जो तंत्र है, मानव देह है, जो तंत्र है, जो रचनाएं हैं, वो रचनाओं को ठीक ठाक करता है और उस हिसाब से सारे योग और आसन, प्राणायाम उसको इस तरह से रखा गया। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे बच्चे क्या ये सीखने के लिए तैयार है या फिर हमारे में से कोई शिक्षक मित्र है जो नियमित रूप से योग करता है? मैं करती हूँ रोज योग। बिंदु जी करते हैं, ठीक है। हाँ। और कोई करता है? चलिए ठीक है, बढ़िया, तो हम सब साथ में सीखेंगे और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर अभी तक कर रहे थे पर अब स्कूल की जल्दी के कारण छूट जाता है, सुबह पहुंचना पड़ता। पर अगर आप
के दौरान ही, मतलब स्कूल में एक सत्र में थोड़ा योग भी बच्चों को करवा लेंगे तो आपका भी योग हो जाएगा। ऐसा कुछ आयोजन आप करें स्वप्ना जी, तो अच्छा रहेगा। देखिए, जब मैं आज आपके साथ बात करने बैठा हूँ, ये सिखाने बैठा हूँ, तो मैं खुद भी करने वाला हूँ, तो उसका फायदा मुझे तो मिलेगा ही, और सबसे ज्यादा योग का फायदा तो सिखाने वाले को ही मिलता है। ये मैंने अनुभव से देखा। तो जो सिखा रहा है, जो करवा रहा है, वो और बेहतर तरीके से करता है। अपनी छोटी छोटी जो कमियां होती है उसको भी वो ध्यान में रखता है और बेहतर करता है। तो हम क्लासरूम में भी उत्साहित बच्चों को पहले मौका देके उनसे हम ये शुरू करवा सकते हैं। एक दो मैसेज है, मैं देख लेता हूँ। राजुल जी ने लिखा है कि बच्चे स्वस्थ रहे और संस्कृति से जुड़े रहे। बहुत सही बात है। योग करने से हम खुद के साथ जुड़ते हैं, अपने आप हम संस्कृति के साथ भी जुड़ते हैं। बहुत सही बताया राजुल जी। प्रज्ञा जी लिख रही है, सर मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रहने के लिए बच्चों को योग की शिक्षा देना जरूरी है। बहुत सही बात है प्रज्ञा जी आपकी। बच्चे स्वस्थ रहेंगे और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एकदम सही बात है, अपने आप बढ़ती है। तो आज के सत्र की शुरुआत हम पहले उद्गीत प्राणायाम से करेंगे। तो हमें पहले ये समझना जरूरी है कि उद्गीत प्राणायाम मतलब प्राणायाम का जो रहस्य है, जो महत्व है, वो हमारे लिए किस तरह से काम करता है, और उसके बाद हम सूक्ष्म क्रियाएं थोड़ी करेंगे। तो उद्गीत प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम, और प्राणायाम का जो मतलब होता है ना, मतलब क्या, मैं एक सवाल आप सभी को पूछता हूँ कि हम सब इस धरती पे जब आए तो सबसे पहला काम कौन सा था? कोई बता सकता है? इस धरती पे जब हमारा जन्म हुआ तो सबसे पहला काम कौन सा था? हमने सबसे पहला काम कौन सा किया? सबसे पहले हम रोए। जब माँ की योनि से हम आते हैं, किया, सबसे पहले रोना शुरू करते हैं। अच्छा, हाँ, कौन बोले? सागर से कौन बोला? रोते हुए आते हैं बच्चे। हाँ, नहीं, हाँ बरोबर है बिंदु जी। सागर से भी कोई बोला? सागर से कौन बोला? सागर से प्रज्ञा जी। सांस लेना। प्रज्ञा जी क्या कह रहे हैं? सांस लेना सबसे पहले। बहुत सही। देखिए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम श्वास लेते हैं। इस धरती पे आते हैं ना, बच्चा जब भी धरती पे आता है ना तो श्वास लेता है ना। वो डॉक्टर उसकी पीठ थपथपाता है ना, तो पीठ थपथपाता है तो उसकी श्वास की गति चालू हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो रोता है। वो रोता नहीं है, पर श्वास लेता है, ठीक है। और आखिरी काम कौन सा होता है जब हम इस धरती से जाते हैं? तो श्वास का बंद होना। तो श्वास लेना और श्वास बंद होना, इसके बीच में पूरा जीवन है। तो हम श्वास का महत्व, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि पानी की बोतल बाहर से खरीदते हैं तो हमें लगता है कि पानी कितना महंगा है। वैसे प्रकृति ने पानी फ्री में दिया। अब हम हवा की बात करें, श्वास की, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन भी हमने देखा कि कितनी सारी परेशानियां हो गई कोरोना के समय। ऑक्सीजन की कितनी किल्लत आ गई, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी कितनी कम हो गई, या फिर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि हम अपने आप को ही उसके सामने टिका नहीं पाए, और हमने कितने सारे लोगों को इस दुनिया से खो दिया। तो उसमें भी अगर हम देखें तो हमने श्वास की और हवा की, ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं की। तो प्राणायाम की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो प्राणायाम मतलब हमारे जो प्राण है, हमारा जो श्वास है, उसको हम नियमन में लाते हैं। और उसके लिए श्वास लेना और छोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम पूरी जिंदगी ये करते हैं, पर हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता। शिक्षक के रूप में हमें अपनी प्राणों की शक्ति और श्वास की शक्ति के ऊपर धीमे धीमे ध्यान ले जाना, कि ये पूरा दिन ये प्रक्रिया चलती है पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। सही कह रहा हूं? यस और नो? अपने आप चलता है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, 24 आवर्स ये कार्यक्रम चलता है, पर हमारा ध्यान नहीं जाता है।
जब हम प्राणायाम सीखते हैं और प्राणायाम करते हैं तो हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है और फिर हम उसकी गति को बढ़ा और घटा सकते। और ज्यादातर एक सवाल और है आपसे, फिर हम ओमकार के ऊपर बात करेंगे कि आपको पता है कि कछुआ जो होता है वो 1 मिनट में कितनी श्वास लेता है? कछुआ देखा है आप लोगों ने? हाँ। कितनी श्वास लेता होगा? सर कछुआ बहुत धीरे सांस लेता है और कुत्ता सबसे जल्दी सांस लेता है, इसलिए कछुआ की उम्र बहुत ज्यादा होती है और कुत्ते की उम्र बहुत कम होती है। कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 श्वास लेता है। हाँ। और अगर आप खरगोश को देखोगे तो खरगोश हाँफता ही रहता है। कछुआ की उम्र 200 साल तक हो सकती है, खरगोश उतना नहीं जी सकता है। और एक मनुष्य जो होता है उसकी जो श्वास की गति होती है वो 1 मिनट में 12 से 15 होती है। तो हम अगर लंबी श्वास लेते हैं तो फायदा हमें और ज्यादा होता है। अगर 1 मिनट में हमारी श्वास 8 या 10 हो रही है तो मतलब कि हम बहुत सशक्त हैं, हमारी इम्यूनिटी काफी मजबूत है, हमारी श्वसन तंत्र, यानी बहुत सारे डिसीज या जिस तरह की बीमारियां अभी चल रही है वो आपको छू भी नहीं सकती। पर इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारे जो श्वास की गति है उसके ऊपर हमारा ध्यान जाए, हमारा फोकस जाए। तो हम उद्गीत प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। और उद्गीत प्राणायाम मतलब जो हमने 3 बार ओंकार किया वो एक प्राणायाम का हिस्सा था। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये ओम जो ये शब्द है वो कौन से 3 अक्षरों से बना। तो ओम जो है वो अ, उ और म ऐसे 3 अक्षरों से बना हुआ शब्द है। और जब उसको बोलते हैं तो ओ ऐसा होता है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि अ का उच्चारण कहां से, मतलब जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर के किस भाग में कंपन होता है उसको हमें पहले महसूस करना है ना। और देखो मैं ये जो बात आपसे कर रहा हूं वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं। आप जितना इंटरेस्टिंगली बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे वो भी सीखेंगे। और अगर ये उनके ध्यान में आ जाएगा तो ओंकार से ही उनको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। उद्गीत प्राणायाम के इतने लाभ है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले हम अ का उच्चारण करेंगे और आप एक बार देख लीजिए कि अ का उच्चारण कैसे करना है। मैंने अभी बताया था, हमने जैसे ओंकार किया था वैसे ही आंखें बंद रखनी है और गहरी श्वास लेते हुए अ का उच्चारण करना है। एक बार देख लीजिए। आप सभी को जैसे मैंने किया वैसे अ का उच्चारण करना है और महसूस करना है कि पूरे शरीर में किस भाग में आप जब अ का उच्चारण करते हैं तो कंपन होता है, वाइब्रेशंस होता है, वो भाग वाइब्रेट होता है। चलिए आंखें बंद करके अ का उच्चारण कीजिए और खुद महसूस कीजिए कि कहां पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। एक बार करना है। चलिए कोई बता सकता है कि पूरे शरीर में कहां पे वाइब्रेशंस हुए? शरीर के कौन से भाग में जब आप अ बोल रहे थे, अ का उच्चारण कर रहे थे तो वो वाइब्स हो रहे थे? दिमाग और छाती। ओके सब आप है ना चैट बॉक्स में लिखिए तो मैं सब पढ़ पाऊंगा। सभी को लिखना है, चैट बॉक्स में लिखिए। दीदी जी लिख रही है मस्तिष्क, ठीक है।
देखो ये एक्टिविटी बच्चों को भी करवाएंगे ना, बच्चों को भी बहुत मजा आएगा, गले में और कान में। ओके प्रज्ञा जी, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं मेरे शिक्षक मित्र। नाभि से, नाभि। ओके, नाभि से संकल्प जी लिख रहे हैं, गले में, पेट में। प्रिया जी मस्तिष्क और हृदय प्रदेश। आयुषी जी लिख रही है गले में और दिमाग में। ओके, सभी ने, देखो मैं लिखवा भी इसलिए रहा हूं चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले कि सभी ने किया है कि नहीं किया है। नेहा जी लिख रही है पेट में। ओके, चलिए, तो लगभग कई सारे लोगों ने आंसर दिया है और सही जवाब है कि जब अ का उच्चारण करते हैं तो वो पेट के प्रदेश में, जो नाभि है उस प्रदेश में उसका वाइब्रेशंस होता है। चलिए, अब उसी तरह हमें ऊ का उच्चारण करना है, ऊ का उच्चारण। और ऊ का उच्चारण हम करेंगे तो हमें वापस महसूस करना है कि जब ऊ का उच्चारण करते हैं तो किस प्रदेश में कंपन होता है, वाइब्रेशन कहाँ होता है। चलिए, आंखें बंद। सर गले से लेके पेट में आ रहा है। जी, बाकी सारे मित्र बता सकते हैं। हाँ, आकृति जी, रूपाली जी, कहाँ हो रहा है? सर गले में, पेट में। ओके, विधि जी कहाँ पे हो रहा है? संकल्प जी? सर गले में और पेट में ही समझ। ओके, तो एक, हाँ, माधुरी जी कहाँ पे हुआ? पेट से थोड़े ऊपर भाग में। ओके, नाभि से निकलकर हृदय तक। ओके, चलिए फिर से एक बार करते हैं। देखो सही तरह से मालूम करना पड़ेगा। सर गले से छाती तक। हाँ, शोभा जी क्या बताया? सर गले से यहाँ छाती तक ही महसूस हो रहा। सही है, चलिए फिर से एक बार करते हैं। अभी देखिए वापिस, नेहा जी मस्तिष्क में हो रहा है या कहीं और हो रहा है? बरोबर है प्रज्ञा जी। तो गले से छाती तक हम कह सकते हैं कि हमारे फेफड़ों में, हमारी जो हृदय का प्रदेश है उस प्रदेश में हमें कंपन होता है। और आखिरी में हम आते हैं वो है म। आंखें बंद रखनी है और म का उच्चारण करना है। आकृति जी आपको भी करना है, रूपाली जी। मैं ये आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बच्चों को भी ये करने में मजा भी आएगा और उनको सीखने को भी मिलेगा कि शरीर के अंदर से भी अलग अलग आवाज आती है, अलग अलग आवाज का अलग अलग शरीर के भागों में कंपन होता है। चलिए, म का उच्चारण का कंपन कहाँ हुआ? गले में। गले में। फिर से कीजिए, म का उच्चारण का कंपन कहाँ होता है? नाभि हो रहा सर, नाभि में। अच्छे से आंखें बंद करके एकदम ध्यान लगाकर करना है। चलिए वापिस आंखें बंद कीजिए।
कहाँ पे हो रहा है? कान में सर, गले में। में। प्रज्ञा जी, शरीर के जितने भाग हैं वो सारे भाग लिख दीजिए आप। प्रिया जी लिख रही है हृदय प्रदेश से, गले और मस्तिष्क से नासिका। ओके, गले में और कान में। ओके राजू जी, देखिए आप ठीक से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि म का जो उच्चारण है वो मस्तिष्क से हो रहा है, मस्तिष्क में हो रहा है। तो और ये पूरा जो ओमकार, ओम जो ध्वनि है, जो उद्गीत प्राणायाम का जो ये मंत्र है, ओम जो ध्वनि है, तो वो ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं तो पेट के अवयव, छाती के अवयव और मस्तिष्क के अवयव, ये सारे अवयव जो ऑर्गन्स है उसमें जो भी चेताएं है, जो भी छोटी छोटी नाड़ियां है, उन सारी नाड़ियों में से तनाव मुक्त होता है। उन सारी नाड़ियों के द्वारा अंदर एक शक्ति पैदा होती है जो हमें हील करती है, स्वस्थ बनाती। इसीलिए ओमकार करते हैं। तो ये बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और ओमकार जो शब्द है वो अ उ म इस तरह से आया है। नासा ने अभी खोज निकाला है, क्या खोज निकाला है कि सूर्य की जो आवाज है वो सूर्य की आवाज में भी ओम सुनाई देता है। आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आप वो देख पाएंगे कि नासा जो अमेरिकन वैज्ञानिक एजेंसी है उसने जो ढूंढ निकाला है वो ये दावा करती है कि सूरज की आवाज में से जो ध्वनि निकलती है उससे ओम सुनाई देता है। अभी अभी आया है, आप देख सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ही गूगल पे। तो ओम में इतनी ताकत है, ओमकार में इतनी ताकत है, और इसीलिए हम जब भी करें तो हम पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी से और पूरे ध्यान से हम करें। तो अभी हम 7 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। कितनी बार? 7 बार, है ना। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें श्वास लेने की कोशिश नहीं करनी है। श्वास तो पहले हम ले लेंगे, फिर हमें सिर्फ ओमकार के ऊपर ध्यान रखना है। अब जब हम ओमकार का ध्वनि, हम उद्गीत प्राणायाम, उसे ही उद्गीत प्राणायाम कहते हैं, जिसमें हम ओमकार के ध्वनि का बार बार उच्चारण करते हैं। हमें करना क्या है कि जब भी हम ओमकार का ध्वनि का उच्चारण करें तो मस्तिष्क जो है हमारा, जो ये कपाल है, फोरहेड, उसके बीच में हम अपने ईश्वर को ध्यान में रखते हुए ओमकार का मंत्र बोलेंगे। समझ में आ गया सभी को? आप सब समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलिए, सब रेडी है, तैयार है? यस। सबकी आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। जब भी सुखासन में बैठे, जब भी हम आसन करें, हमारी मेरुदंड जो है, करोड़रज्जु, जो हमारा स्पाइनल कोड है, वो सीधा रहना चाहिए। शरीर एकदम ढीला, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, और प्राणायाम मुद्रा। ओमकार के लिए श्वास अंदर लेंगे, सभी को करना है।
अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। हमें याद रखना है कि श्वास जितनी गहरी होगी उतना लंबा ओंकार होगा, और जितना लंबा ओंकार उतनी ज्यादा स्वस्थता, उतना ज्यादा शरीर कार्यक्षम, उतने फेफड़े ज्यादा अच्छे, उतनी अच्छी इम्यूनिटी। सभी को करना है। अगर 7 बार कंप्लीट हो जाता है तो हमें रुक जाना है, विराम करना है। रिलैक्स करें, आंखें खोल दे। तो ये हमने उद्गीत प्राणायाम के बारे में जाना। अब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला फायदा जो मैंने बताया, आपकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो बढ़ती है। श्वास और ज्यादा गहरी होती है। ओंकार की ध्वनि से अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मकता महसूस करते हैं। बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो उनका कंसंट्रेशन है, फोकस जो है वो बढ़ता है। डिसीजन मेकिंग में उनको बेनिफिट होता है। उनकी श्वास और गहरी होती है, वो जल्दी थकते नहीं है, रहती है। ओंकार के बहुत सारे फायदे हैं। हम भी अगर लगातार नियमित रूप से करते हैं तो वो बदलाव, वो फायदे हम खुद में भी महसूस कर सकते हैं। जब बच्चों को सिखाए तो बच्चों को हम इंक्वायरी में ले जाके सिखाए। हम, अगर मैं आपको सीधा सिखा देता कि चलो ओंकार करते हैं, तो आपको भी इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता। बट आप अगर शरीर में कौन से भाग में क्या हो रहा है, कैसा कंपन हो रहा है, ऐसा अगर हम इंक्वायरी से बच्चों को सिखाएंगे तो उनको भी इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा और फिर वो धीरे धीरे करेंगे। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। वो बेनिफिट्स का एक पूरा पेज मैं आपके लिए ग्रुप में रखूंगा कि ओंकार करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये हमने देखा उद्गीत प्राणायाम, सब लोग ठीक से कर पाए। देखो क्या होता है कि ऑफलाइन जब होता है तो हम फिजिकली सबको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पर आप खुद हमें अपने विश्वास से तय करके कह सकते हैं कि हाँ मेरा सही हुआ, मेरा ठीक हुआ, है ना। कोई सवाल है किसी का? सब कर पाए? ये ध्यान में रखना है कि श्वास जितनी गहरी होगी ओंकार उतना बढ़िया और अच्छा होगा। सर, हाँ बताइए राजू। सांस एकदम से निकल जाती है। क्या क्या राजू जी? सांस एकदम से निकल जाती है। हाँ देखो, जैसे आपने बताया ना, वैसे क्लासरूम में बच्चों के साथ भी होगा। क्योंकि अभी तक क्या है राजू जी, कि हमें श्वास अंदर लेने का पूरा प्रैक्टिस नहीं है। श्वास के ऊपर अभी तक हमारा जीवन में ध्यान ही नहीं गया है। आज जब हम योग सीख रहे हैं तब हमें पता चलता है कि ये ब्रीदिंग जो है, हम जितनी गहरी श्वास लेते हैं ओंकार उतना लंबा होता है। तो आप कल आज मतलब सत्र के बाद या कल सुबह आप वापस ओंकार की प्रैक्टिस करना और आप अपने श्वास को पूरा भर लेना।
और फिर सिर्फ ओमकार करेंगे तो श्वास अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? तो जितना गहरा श्वास लेंगे उतना लंबा ओमकार चलेगा, तो आप तय कर पाएंगे कि आपका ओमकार जो है, उद्गीत प्राणायाम जो है वो अच्छा हो। ठीक है, हम अच्छे से करेंगे तो हम बच्चों को अच्छे से करवा पाएंगे। बरोबर है? जी सर। बढ़िया। और किसी को कोई सवाल है? आगे बढ़े। चलिए, तो अभी देखिए, एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि बच्चों को जब भी हम योगासन और प्राणायाम सिखाए तो बच्चों के जो अंग होते हैं ना, वो ज्यादा सॉफ्ट कोमल होते हैं, तो वो इजीली मुड़ जाते हैं। हमें अगर अपने अंगों को मोड़ना है तो हो सकता है कि अगर हमें अभ्यास नहीं है, मुहावरा नहीं है खेलकूद का या योगा का, आसनों का, तो हमें वो कठिन लग सकता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि बच्चों को जब भी हम करवाए योगासन तो हमें उनको वज्रासन में बिठाना है। तो वज्रासन में कैसे बैठते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए, वज्रासन में बैठने की जो विधि है वो विधि एक बार देख लेते हैं। दाया हाथ है ना, और ये सबके लिए आसान नहीं है। तो बिंदु जी और शोभा जी, अगर आपको पैरों में कोई सूजन है, कोई दुखावा है ना, पेन है, तो आप वज्रासन में नहीं बैठना, आप सुखासन में ही बैठे। सर मैं रोज खाना खाने के बाद बैठती हूँ वज्रासन में, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो करना क्या है कि राइट हैंड से आपको राइट लेग का अंगूठा पकड़ना है और अपना जो पीछे का भाग होता है उसके नीचे जो गादी होती है वो गादी के नीचे हमें रखना है, ऐसे बारी बारी से। तो आप देख पाएंगे कि दोनों पैरों की एड़ी के ऊपर हम बैठ जाते हैं आराम से। दोनों पैरों की एड़ी जो है उसके ऊपर हम बैठ जाते हैं। तो बच्चों को ये आसन में बैठना बहुत पसंद आता है और वो अच्छे से कर भी लेते हैं। तो हमें उनको सिखाना है कि वज्रासन में कैसे बैठते हैं। सब लोग बैठ पाए? हाँ सर। बढ़िया। तो वज्रासन में बिठाते हुए ही उनको आसन या फिर प्राणायाम आपको करवाना है। अब इस आसन का फायदा क्या है? तो वज्रासन का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपका जो ये मेरुदंड है, जो हमारा स्पाइनल कोड है ना, वो एकदम सीधा रहता है। तो उसके कारण शरीर की जो प्रक्रियाएं होती है ना, वो और अच्छे से एफिशिएंटली होती है सारी प्रक्रिया। ठीक है, और सुदृढ़ हमारा शरीर जो है ना वो सुदृढ़ बनता है, सशक्त बनता है। और हम देखते हैं ना कि एक समय के बाद कई लोगों की जो पीठ है पीछे की वो बाहर आ जाती है। तो उसका कारण ये है कि वज्रासन में बैठने का अभ्यास नहीं है। तो जिसको लंबे समय तक टट्टार रहना है, स्वस्थ रहना है, सीना चौड़ा करके चलना है और अपने आप को मजबूत रखना है, सुदृढ़ रखना है, तो वज्रासन में बैठने का हमें कार्यक्रम अभ्यास करना चाहिए। दूसरी एक बात, जैसे बिंदु जी ने बताई कि खाना खाने के बाद, देखो एक पहली बात ये है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। कितने लोग खाना खाते समय पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं, 1 घंटा के बाद पीते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। खाना पूरा चबा के खा लिया, उसके बाद वज्रासन में हमें 15-20 मिनट बैठना है। 5 मिनट 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप बैठते हैं तो खाना जो है वो अपने आप हजम होता है, उसकी जो डाइजेस्टिंग प्रोसेस है वो अच्छी हो जाती है और वो बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। तो वज्रासन में बैठना हमें जरूरी है। किसी को दिक्कत आ रही है बैठने में? नहीं सर। सब कर पा रहे हैं?
हाँ, अगर मान लीजिए कि कहीं पे कभी आगे की घुटनों के नीचे दर्द होने लगे तो आप नीचे तकिया रख सकते हैं, पीलो, ठीक है, तो उससे वो दर्द कम होगा। दरी अगर आपकी पतली है तो भी आप जमीन के साथ आप रखेंगे तो वो थोड़ा खुंचेगा, तो आप बड़ी दरी हो, थिकनेस उसकी बड़ी हो, या फिर पीलो है उसका उपयोग आप कर सकते। चलिए बढ़िया, आप सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वाह। ठीक है, अभी आप सुखासन में बैठ जाए। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे रहे। आकृति जी, रूपल जी, आपका वीडियो बंद हो गया है, आप वीडियो चालू कीजिए। प्रिया जी, प्रीति जी। सर मैं दुकान में हूँ। हाँ, तो आप दुकान में कर रहे हैं ये? नो सर। अच्छा ठीक है, आप वीडियो देख के हूँ और वीडियो देख के कल सुबह ट्राई करूंगी करना। ठीक है, ठीक है, समझ सकता हूँ। चलिए, तो अभी आज हमने एक प्राणायाम सीखा, उद्गीत प्राणायाम। दूसरा एक प्राणायाम है, उसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम में हमें क्या करना है कि भस्त्रिका प्राणायाम में हमें श्वास को बाहर फेंकना है। हमारा जो श्वास है उसको बाहर फेंकना है, हमें श्वास अंदर लेना नहीं है। आप एक बार देख लें कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं शिक्षक मित्रों। दोनों हाथ दोनों कंधों के बाजू में, और आप इसको एक बार देख लें, बाद में हम करेंगे, पहले सिर्फ देखना है। दोनों कंधों के बाजू में, और जब हाथ ऊपर जाते हैं तो श्वास अंदर जाएगी, और हाथ नीचे आएंगे तो श्वास बाहर आएगी। ठीक है, एक बार देख लें, मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर हम सबको ये करने का प्रयास करना है। दस बार करना है। क्या करना है? हाथ ऊपर जाएगा, श्वास अंदर जाएगी, हाथ नीचे आएगा, श्वास अपने आप बाहर आएगी। हाँ, बरोबर है प्रज्ञा जी। चेहरे पे तनाव नहीं लाना है किसी भी तरह का, चेहरा एकदम ढीला छोड़ देना है, और हमें सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान रखना है। हाथ ऊपर गया, श्वास ऊपर, हाथ नीचे, श्वास बाहर। अगर उच्च रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत धीमे करना है, और 5 से 10 बार ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। आंखें बंद रखना है। बहुत अच्छे। रेशु जी, हाथ पूरा ऊपर ले जाना है। देखिए आप आधा अधूरा कर रहे हैं, हाथ पूरा ऊपर। हाँ, बरोबर है। बस बिंदु जी, अभी आपको ज्यादा नहीं करना है। सर मैं रोज करती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए बढ़िया। तो भस्त्रिका प्राणायाम का सबसे अच्छा फायदा ये है कि हमारी जो भी नकारात्मकता है, हमारी जो भी नेगेटिविटी है, मन में कोई भी गलत विचार चल रहे हैं, तो ये प्राणायाम करने से सारी नकारात्मकता हमारी दूर है। और इससे हमें फायदा ये रहता है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नकारात्मकता, नेगेटिविटी हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े है, उसमें जो भी अणुओं में जो भी नकारात्मकता, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो उससे बाहर निकलती है, और मन को हम बहुत शांत महसूस करते हैं। मन में एक तरह की शांति हो जाती है ये प्राणायाम करने के बाद। तो हमें ध्यान ये रखना है
कि हम जब भी प्राणायाम करें हमारी आंखें हमेशा बंद रहनी चाहिए। आंखें बंद करके ही प्राणायाम करना है और उसका फायदा सबसे अधिक हमें होता है। तो क्या होगा कि जब हम स्कूल में बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों की आंखें खुल जाएगी, वो बार बार खोलेंगे, तो हमें उसका महत्व भी समझाना पड़ेगा और हमें उनका रोल मॉडलिंग भी करना पड़ेगा। मतलब हम करके दिखाएंगे आंखें बंद करके, फिर उनको भी बोलेंगे कि आप भी अब कर, है ना। और बच्चे एक बार वो समझ जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से करेंगे, पर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है भस्त्रिका प्राणायाम। समझ में आया? किसी को कोई सवाल है? तो मैं मानता हूं कि ये प्राणायाम भी हमें समझ में आ गया। चलिए बढ़िया। अब हम कुछ एक सूक्ष्म क्रिया करेंगे। देखिए हम आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने वैसे कुछ मुद्दे आज ग्रुप में रखे हैं जो हम सबको ध्यान में रखना है कि जब भी हम योगासन करें तो उस समय हमारा पेट जो है वो हल्का होना चाहिए। मतलब करीब करीब खाने के 4 घंटे बाद आप किसी भी तरह का आसन कर सकते हैं। तो अगर पेट भरा हुआ है और उसके बाद जब अगर आप योगासन करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। हमारा पेट खाली होगा तो हम अच्छे से योगा कर आसन कर पाएंगे, उसको सीख पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना। दूसरा कि जब भी हम कपड़े पहने बहुत हल्के पहने, ताकि हमारा शरीर के जो अंग है वो अच्छे से मूव हो सके। और इससे बेनिफिट ये होगा कि आसन करने में हमें और ज्यादा आसानी होगी और सही तरह से संकल्प जी का शायद अनम्यूट हो गया है। संकल्प जी आप म्यूट कर लीजिए। ठीक, चलिए। तो अभी हम करते हैं। देखिए कोई भी आसन जब हम करते हैं तो वो आसन करने से पहले शरीर को शिथिल बनाना बहुत जरूरी है, लचीला बनाना जरूरी है। और उसके लिए हमें सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए। तो कोई भी आसन से पहले बहुत महत्वपूर्ण है वो है सूक्ष्म क्रिया। तो सूक्ष्म क्रियाओं में क्या करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए आज हम बैठे बैठे ही सूक्ष्म क्रिया करेंगे, कल खड़े होकर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथ सामने की ओर किए हैं और दोनों मुट्ठियों को गोल गोल घुमाना। सभी को साथ में करना है। पहले क्लॉकवाइज है, अब एंटी क्लॉकवाइज। फिर पंजों को खोलना है। देखो बच्चों को ये सब करवाओगे ना, बच्चों को बहुत मजा आएगा। आगे पीछे। एक दो 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 एक दो। बढ़िया। ये हाथों की और हमारे जॉइंट्स की हुई। होता क्या है, देखो आप सबके घर या फिर आप सभी ने देखा होगा कि कई घरों में वो झूले होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि झूले झूलते हुए हमें उसमें से आवाज आती है, किचूड़ करके एक आवाज आती है। जैसे झूला ऐसे घूमता है तो अंदर से आवाज आती है।
तो आवाज नहीं आए उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, तेल डालते हैं। तेल डालने से वो आवाज बंद हो जाती है। तो सूक्ष्म क्रिया जो हम करते हैं उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स है, चाहे वो घुटनों के हो, यहाँ कोहनी के हो, शोल्डर के हो, जितने भी जॉइंट्स है वो सारे जॉइंट्स में एक लुब्रिकेशन पैदा होता है। और लुब्रिकेशन पैदा होने की वजह से उसमें आपका वो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और जो लंबे समय में जो प्रॉब्लम आने वाले होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म क्रिया करनी बहुत जरूरी। तो अभी हमने दोनों हाथों के किए, शोल्डर के किए, अभी एक और करते हैं। देखिए ऐसे हाथ ले जाना है पूरा, है ना। आप दोनों हथेली, दोनों घुटन, हाथों की जो कोहनी है वो दोनों एक दूसरे को टच होनी चाहिए, फिर ऐसे पीछे ले जाना है। हाँ। ऐसे, हाँ। सभी को नीरज जी मुझे बताइए, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। संकल्प जी, आयुषी जी बहुत अच्छा, पूरा पीछे। हाँ, जब हम घुटन कोहनी ऊपर लेते हैं तो श्वास अंदर फिर बाहर, श्वास अंदर फिर बाहर। चलो आखिरी बार। हाँ, अब विरुद्ध दिशा में, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, बढ़िया, रिलैक्स, बहुत अच्छा। और अब हम करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। तो गर्दन की सूक्ष्म क्रिया हम देख ले। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। अब ऊपर नीचे 1 2, 1 2। चुड्डी जो है वो छाती से टच हो, ऐसे 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। अब दाएं बाएं 1 2। कोशिश करनी है कि शोल्डर की तरफ जितनी गर्दन झुके उतनी ले जानी है। तो 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। अब गर्दन को गोल घुमाना है। जब भी हम गर्दन को गोल घुमाते हैं तो गर्दन जब पीछे जाती है, सिर जब पीछे जाता है तो श्वास अंदर, और जब आगे आता है तो श्वास को बाहर छोड़ना। सर आपकी वीडियो चल नहीं रही है। मेरी वीडियो नहीं चल रही है? नहीं चल रही है, चल रही है, चल रही है, आपकी वीडियो आ रही है, नेटवर्क नेटवर्क इशू होगा। चलिए कंटिन्यू करें। टुड्डी अगर छाती को टच हो रही है तो अच्छी बात है, कोशिश करें। विरुद्ध दिशा में रिलैक्स। तो हमने हाथों की, गर्दन की, शोल्डर की सूक्ष्म क्रियाएं की। अब आंखों की सूक्ष्म क्रिया थोड़ी कर लेते हैं। ये भी बच्चों को खास करवाना है क्योंकि बच्चों को चश्मे बहुत जल्दी, ऐनक बहुत जल्दी आ जाता है। तो आंखों को गोल गोल घुमाना है। तो पहले ऊपर की तरफ, ऊपर देखना है और गोल गोल घुमाना है।
अब विरुद्ध दिशा में। दाएं बाएं। ऊपर नीचे। क्लियर हो पा रहा है आप सभी का? हाँ चलिए बढ़िया। आपको पसंद आ रहा है ये सब करना? हाँ, आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे जवाब दीजिए। ओके विधि जी, मैं ऐसा मानूं कि सिर्फ विधि जी को पसंद आ रहा है? सबको पसंद आ रहा है। सबको आ रहा है, चलिए ठीक, ओके बढ़िया। तो अब हम खड़े होकर कुछ आसन करने हैं, तो हम वो देख लेते हैं और फिर हम आसन करते हैं खड़े होकर। पहले हमें देखना है, देखो हम स्वस्थ है उसका एक फिटनेस का मापदंड जो मुझे अपने गुरुजी ने सिखाया है वो ये है कि हाथों के सपोर्ट के बगैर अगर तुम खड़े हो सकते हो तो तुम सेहतमंद हो। तो हमें अपनी फिटनेस को उस लेवल तक ले जाना है और हमारे बच्चों को भी इतना ही फिट रखना है। तो पहले हम जो आसन करेंगे, मैं थोड़ा सिस्टम देखता, दोनों पैरों के बीच, पहले आप देख लीजिए, दोनों पैरों के बीच 2 इंच का डिस्टेंस, 2 इंच का अंतर रखना है। दोनों हाथ हमें हमारे पैरों के साथ, कमर के सीधे और पैरों के साथ लगाए रखना है। पहले हम देख लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और ऊपर ले जाते हुए दोनों हाथों को लॉक करना है और लॉक करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ खोल के रखना है। ऐसे होगा, देखिए ऐसे। शायद वीडियो में मेरे हाथ पूरे नहीं आ रहे तो मैं पीछे हट जाता हूँ। हाँ। और ऐसा करते हुए श्वास लेते हुए आपको दोनों पंजों के ऊपर खड़ा होना और अपने आप को खींचना है ऊपर। इस पोजीशन में अपने आप को 10 से 15 सेकंड रोकना है और धीरे से जब हम आसन पूर्ण करें तो विधि से ही आसन पूर्ण होना चाहिए। पहले पैर नीचे, फिर दोनों हाथ कमर के साथ सटे हुए। समझ में आया? ये आसन मैं काउंट करता हूँ, 10-15 सेकंड हम रुकेंगे उसमें। चलिए मैं सबको देखता हूँ, सभी लोग अपनी पोजीशन लीजिए। दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर, दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर, हाथ कमर से सटे हुए सीधे। हाँ, और चलिए कमर से सटे हुए सीधे, दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए लॉक करना है। लॉक करते हुए आसमान की तरफ दोनों हथेलियां और पंजों के ऊपर खड़ा होना है। मैं काउंट देता हूं, 1 2 3। आप सबको पोजीशन बनाए रखनी है। मैं 15 सेकंड का काउंट देता हूं, 15 सेकंड तक अपने आप को रोकना है। चलिए सब लोग अपनी पोजीशन ले लें। 1
हाँ, साथ में करेंगे, सभी लोग साथ में करें, नॉर्मल हो जाए। हाँ चलिए, अभी हम साथ में करेंगे। पोजीशन लीजिए, दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर, दोनों हाथ कमर से सटे हुए, दोनों हाथों को धीरे से ऊपर उठाना है, बाजू से उठाना है संकल्प जी, ऐसे नहीं, ऐसे उठाना है। हाँ, और फिर दोनों हाथों को लॉक किया, हथेली आकाश के ऊपर, आकाश तरफ खींचते हुए दोनों पंजों से ऊपर उठना है, श्वास अंदर लेनी है। काउंट देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। वापिस आसन पूरा होता है तो उसी तरह से वापिस लाना है जिस तरह से हमने किया था, विधि से ही हम करेंगे। चलिए बढ़िया, एक बार और कर लेते हैं। कोई सवाल है ये आसन करने में? कोई प्रश्न है? नहीं सर। चलिए वापिस करते हैं। आकृति जी और रूपल जी खड़े हो जाइए। हाँ, हमें बच्चों को करना है, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये आसन। चलिए, हाइट बढ़ती है इससे। हाँ, तो दोनों पैरों के बीच 2 से 2.5 इंच का अंतर, हाथ कमर से सटे हुए, पैरों के साथ दोनों हाथों को बाजू से ऊपर उठाएंगे, धीरे से दोनों हथेलियां लॉक करेंगे ऊपर, दोनों हथेलियां लॉक ऊपर, हाथ लॉक किया, हथेलियां आकाश की तरफ, और दोनों पैरों को श्वास लेते हुए दोनों पैरों के ऊपर अपने आप को उठाना है। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई सवाल है आप लोगों को इसके लिए? है ना? देखिए, ये आसन का फायदा क्या है? जिन बच्चों की हाइट कम है, ऊंचाई कम है, अगर वो जीवन के शुरुआत के भाग में प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते हैं तब ये आसन हम उनको करवाते हैं तो उनको वो ऊंचाई का लाभ होता है। फिर दूसरा, शरीर जो है वो मजबूत रहता है, सुदृढ़ बनता है, मेरुदंड जो है वो टाइट रहता है। और जब ये एक्सरसाइज हम करते हैं, ये आसन हम करते हैं, तो शरीर में खिंचाव भी आता है। इससे हमारी जो नासिका है, नाड़ियां है, उसको भी लाभ होता है। किन लोगों को नहीं करना है? जिन लोगों को हृदय के संबंधी कुछ बीमारी है, ठीक है, तो उन लोगों से को ये नहीं करना है ये आसन, क्योंकि हम ऊपर खींचते हैं तो इससे हृदय के प्रदेश में कुछ समस्याएं आ सकती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसको करने में थोड़ा सावधानी रखें। आप बैठ क्यों गए? सभी को खड़े रहना है। वो मैं तो इसलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी है, मैं आपको देख पाऊं इसलिए। चलिए सब खड़े हो जाए। बैठना किसने बोला? सर मैं खड़ी हूँ। हाँ, बहुत अच्छा बिंदु। चलिए, और हाथों का सपोर्ट लिए बगैर खड़े होना है। जो लोग हाथों का सपोर्ट ले रहे हैं वो गलत है। देखो, हाथों का सपोर्ट लिए बगैर कैसे खड़े होते हैं? ऐसे। चलिए, तो अभी हम दूसरा आसन करेंगे, और ये आसन का पहले आसन जो हमने किया उसका नाम था ताड़ासन। अभी दूसरा जो आसन है वो आसन का नाम है वृक्षासन, मतलब कि वृक्ष जैसा आसन। तो हमें अपने आप को वृक्ष में तब्दील करना है, वृक्ष में बदलना है। तो कैसे करेंगे? दोनों पैरों के बीच 2 से 2.5 इंच का अंतर, दाया जो पैर है उसकी जो एड़ी है,
दाएं पैर की जो एडी है वो एडी को हम हमारे मूलाधार चक्र के पास यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे लगाते हुए ये पोजीशन में एक बार आ जाए, पहले देख ले, सबको करने की बहुत जल्दी है, पहले देख लो, ठीक है। फिर ये पोजीशन में आने के बाद दोनों हाथों को हमें ऊपर उठाना है और ऊपर हम इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को रखते हुए अपने आप को स्थिर करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? हाँ, हो सकता है कि पहली बार करेंगे तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ेगा, पर हमें एक जगह ध्यान टिकाते हुए इसको करना है और ऊपर की तरफ हमें खींचना है अपने आप। 10 से 20 सेकंड तक, 25 सेकंड तक हम अपने आप को इसमें रोक के रखेंगे। सब लोग अपनी पोजीशन ले लीजिए, पहले दाएं पैर से करेंगे और फिर बाएं पैर से। चलिए, हाँ, सपोर्ट लेना नहीं है, अपने आप खड़ा रहना है। हाँ, किसी एक चीज के ऊपर, हाँ, जिस रूम में आप कर रहे हैं वहां पे किसी एक चीज के ऊपर अपना ध्यान टिकाए तो फिर ये करने में और ज्यादा आसानी होगी। और इससे क्या है, एक तो फोकस हमारा सुधरता है ना, फायदे इसके भी बहुत है। चलिए, हाँ, काउंट कीजिए मन में। हाँ, प्रीति जी, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, थोड़ा मेरे कपड़े की वजह से होता है। किसकी वजह से? पैर का बैलेंसिंग थोड़ा सा हो रहा है लेकिन बार वापस नीचे आ जाता है। हाँ, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं है ना, आदत नहीं है इसलिए, पर ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कर पाएंगे इजी से। हाँ, ठीक है। जिनको पेट दर्द हो रहा है वो रुक जाए, कष्ट ना करे, अपने आप को खींचे नहीं उसके लिए। इससे हमारे स्नायुओं को बहुत ज्यादा लाभ होता है ना। स्नायु ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। चलिए, रिलैक्स करें, हमें 10 सेकंड तक गिनना है और 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड तक हम इसको करेंगे, है ना। हम जितने ज्यादा रुक पाते हैं तो हमारी सहनशीलता भी बढ़ती है और जागरूकता भी बढ़ती है, शरीर इससे संतुलित भी होता है। पैरों की जो मांसपेशियां है ना उसको गठीला बनाता है, ठीक है, और जो लिगामेंट्स है, जो जॉइंट्स है, उसको सुदृढ़ बनाता है। किसी को चक्कर या आर्थराइटिस है या मोटापा है तो अगर कष्ट ज्यादा होता है तो इसको हमें नहीं करना है। चलिए, कोई सवाल है? कर पाए? इजी है, कर सकते हैं, हाँ या ना? विधि जी, आप क्यों बैठ गए? विधि जी बहुत थक गए जल्दी, अभी तो 2 ही आसन करवाए विधि जी। सर बैठ जाए आप? नहीं, अभी बैठना नहीं है, अभी एक और आसन करना है। चलिए, अभी हम करेंगे, कल का जो हमारा होमवर्क भी रहेगा वो यही आसन रहेगा कि जो कल आप इसको लगातार 5-5 बार करेंगे सुबह,
तो इससे आपकी ये अभ्यास भी बढ़ेगा और आप इसको कर भी पाएंगे। दोनों पैरों से कैसे कर सकते हैं? हाँ, मतलब बारी बारी से, एक बार दाया पैर ले लिया फिर बाया पैर। मैं समझा संकल्प जी कि आप हवा में उड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो वो नहीं पाएगा। चलिए, तो अभी हम जो करेंगे वो है पर्वत त्रिकोणासन। तो दोनों पैरों के बीच हमें इतना डिस्टेंस रखना है, फासला। दोनों हाथ इस तरह से कंधे के बराबर, और आप पहले देख लीजिए, मैं दाएं पैर से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ रहा हूं और मेरा हाथ आकाश की तरफ सीधा, बायां हाथ, और मेरा ध्यान, मेरी आंखें उसी के तरफ। फिर ऊपर, पहले देख लीजिए, फिर दूसरी बार तरफ, एक, दो, एक। पहले पोजीशन देख ले कि मेरा एक हाथ अंगूठे को पकड़ा हुआ है, दाएं हाथ से बाएं हाथ का अंगूठा, बायां हाथ आकाश की तरफ है सीधा, और मेरी नजरें जो है वो हाथों की उंगलियों को देख पा रही। क्लियर हो रहा है शिक्षक मित्रों? हाँ सर। ऐसे चलिए करें सब लोग, मैं देखता हूँ। चलिए पोजीशन ले ले। हाँ हाँ, शोभा जी देखिए, हाथ पीछे, बायां हाथ जो है वो सीधा आकाश की तरफ। हाँ, और आपका ध्यान, हाँ आपका ध्यान उंगलियों के ऊपर। प्रयत्न करें कि आप अपनी उंगलियां देख पाए, ऊपर हाथ वाले, ऊपर जो हाथ है उसकी, आराम से करें। बहुत अच्छा नेहा जी, रितु जी, हाथ सीधा और पैर ज्यादा, पैरों के बीच फासला ज्यादा रखना है। हाँ, 1.5 से 2 फुट का फासला रखना है पैरों के बीच। सृष्टि जी, आप दीवार का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं? दीवार का सपोर्ट हमें नहीं लेना है, पैरों के बीच फासला रखते हुए हमें ये करना है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, विधि जी, हाथ जब आप, विधि जी सुन लीजिए, रुकिए रुकिए, आप गलत कर रहे हैं। आप जब हाथ ऊपर ले जाते हैं तो चेहरा ऊपर जाना चाहिए, आपका चेहरा ऊपर नहीं जा रहा है। विधि जी, आप बाएं पैर से, बाएं हाथ से दाया पैर का अंगूठा पकड़ रहे हैं, फिर दाया हाथ जब ऊपर जाता है तो आपको ऊपर की तरफ देखना है। खाना खाया तो खाना अरे खा के सब आसन करना मुश्किल हो गया थोड़ा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। चलिए लास्ट टाइम एक बार कोशिश कीजिए। किसी को अगर ये आसन करने में कोई क्वेरी है, परेशानी है तो मुझे बताएं। हमने आज बहुत इजी आसन ही सीखे हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पाते। नहीं, एक्चुअली में आसन सुबह सुबह करें ना, खाली पेट बहुत अच्छा होता है। हाँ, वो तो सही बात है, पर हमारा समय ऐसा है कि सबको अनुकूल इसी समय है, इसीलिए हमने ये समय रखा है। सर एक बार आप करवा के बताओ ना ये वाला आसन। हाँ, क्या बताऊं मैं? सर ये मुझे किया, इसके बाद सीधा होना है कि डायरेक्टली है? नहीं, मुझे सवाल समझ में नहीं आया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इस साइड का किया, अब इसके बाद सीधा होना है कि डायरेक्टली ऐसे करते जाए नीचे? नहीं, आवाज कट रही है ना, तो मुझे कुछ पता नहीं। आप लिख सकते हैं सवाल? यानी वन साइड करके फिर स्ट्रेट रहना है कि फिर लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यू रखना है, ऐसा कह रहा है? देखो, हमें दोनों को करना है, लेफ्ट एंड राइट दोनों करना है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूं। राइट करके फिर स्ट्रेट होना है, फिर लेफ्ट करना है ना? देखिए, यही क्वेश्चन है। 1
दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। जब तक सही तरह से नहीं हो रहा है तब तक मैं एक, एक, दो, एक, दो, एक, दो। ठीक है, अब सही हो जाए, बच्चों को जब हम सिखाएंगे, जब सही हो जाता है तो कैसे करेंगे? एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ शिक्षक मित्रों? यस सर। ऐसे करना है, ठीक है। चलिए, तो समय भी हो गया है, थोड़ा शवासन कर लेते हैं और शांति पाठ, और आज का सत्र हम आज यहीं पूरा करेंगे। तो शवासन के लिए आप जिस दरी पे बैठे उसी दरी पे पीठ के बल सो जाना है। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हथेली कमर के बाजू में आकाश की तरफ खुली हुई और आंखें बंद। शवासन में आ जाए सभी लोग, शवासन में आ जाना है, पीठ के बल सो जाना है। आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी है, शरीर को आराम देना है। शरीर को आराम दे, श्वास की गति की तरफ ध्यान ले जाइए। सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना तो रात में है। ये तो अभी हमने जो आसन किए उसकी जो थकान है वो थकान को हम बैलेंस कर रहे हैं। तो पीठ के बल सो जाए, दोनों हथेलियां कमर की बाजू में आकाश की तरफ खुली हुई। नेहा जी, शवासन करना है, शवासन, सो जाना है दरी के ऊपर, शरीर को आराम देना है, संपूर्ण आराम देना है। पीठ के बल सोना है, पेट के बल नहीं। पीठ, जैसे हम रात को पथारी में सोते हैं वैसे। श्वास की गति की ओर ध्यान, आंखें बंद, अपने आप को विराम दे, आराम दे, शरीर को आराम दे। शरीर के हर एक भाग में जो भी संवेदनाएं हो रही है उसको सुनने का प्रयास करें। जिस भाग में जो भी संवेदना हो रही है उसे सुनने का प्रयास करें, महसूस करें और बरोबर आराम दीजिए अपने आप को। आंखें बंद रखें। दो मिनट का संगीत अभी बजेगा, उसको आपको सुनना है और अपने आप को आराम देना है। रिलैक्स करें बहुत धीरे धीरे। जब भी मन करे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं और बाई ओर से मुड़ के
सुखासन में बैठ जाए। तो शिक्षक मित्रों, कैसा लगा आज का आसन? शवासन मतलब सबकी मुद्रा में, सब जैसे होता है ना, लाभ जैसे पड़ी होती है, उसी मुद्रा में सो जाना, विचार शून्य हो जाना। तो कैसा लगा आज का सत्र? क्या बच्चों को सिखाने में मदद होगी आपको? यस सर। हाँ, सभी को अपना फीडबैक देना है, तो मुझे पता चले कि इसमें मुझे और कुछ जोड़ना है, कल नहीं जोड़ना है। कैसा लगा इसका एक फीडबैक आप मुझे जरूर दें, चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। चलिए, कितने लोग नोट बना रहे हैं? जो बना रही है नोट्स, आयुषी जी बना रही है नोट्स। ओके, देखो आप नोट बनाएंगे तो जो भी आपने सीखा उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपने जो सीखा वो आपको याद रह गया, नोट हो गया। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? आ रही है शायद विधि जी नेटवर्क का इशू। तो सभी को अपनी नोट्स बनानी है और अपने सारे मित्रों को कहना है, शिक्षक मित्रों को, क्योंकि कल भी हम इसी टाइम पे मिलने वाले हैं अगले 3 दिन तक। तो उनको आपको बताना है कि आपका अनुभव कैसा रहा और उनको भी जोड़ने का प्रयास आपको करना है। क्या हम ये कर सकते हैं नैतिक जिम्मेदारी के साथ? है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ हो, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो जितने शिक्षक ज्यादा सीखेंगे उतने बच्चों को ज्यादा लाभ होगा। मैं क्या सही कह रहा हूँ? हाँ, ओके सस्ती जी, मैंने आज जो 3 आसन सिखाए हैं खड़े होके करने वाले, वो तीनों आसन का मैं एक इमेज आप लोगों के लिए आज ग्रुप में रख दूंगा, ठीक है। तो आप उसको पढ़कर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा नेहा जी। प्रीति जी, आपको कल सुबह करना है क्योंकि आप शॉप में थी तो आप नहीं कर पाई है, ठीक है। कोई सवाल है आप सबके? किसी का भी कोई सवाल हो? चलिए, कल कितने लोग वापस जुड़ेंगे इसमें से? हैंड रेज करके बताएं। सबका हो रहा है, मैं देख रहा हूं। सृष्टि जी ने नहीं किया है, प्रीति जी ने भी नहीं किया है। प्रीति जी कल नहीं जुड़ेंगे? हाँ ठीक है, चलिए। सर जुड़ूंगी। हाँ ठीक है। तो कल का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क, आज हमने जो भी सीखा है, ठीक है, तो उद्गीत प्राणायाम करना, भस्त्रिका प्राणायाम करना, फिर आसन हमें करेंगे, खाने के बाद वज्रासन में बैठेंगे। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ सर। हाँ चलिए, बढ़िया। और कल सुबह तीनों आसन करने हैं। मैं रात तक आज आपको वो उसकी इमेज भेज दूंगा ताकि आप पढ़ के वो कर सकते हैं अच्छे से। ये बच्चों को हम सिखा सकते हैं, हाँ या ना? आसान है? हाँ सर। है ना, बच्चे सीख सकते हैं ना, इजी है, ठीक है, और उनको भी इंटरेस्ट आएगा उसमें। बहुत अच्छा। और बच्चों को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा सम्मान देना, वो सम्मान के हकदार है। जितना सम्मान और प्यार देंगे उतना वो आपके साथ जुड़ेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम शांति पाठ कर लेते हैं, 3 बार ओंकार और फिर ओम शांति, ठीक है। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, मेरुदंड सीधा। ओंकार के लिए श्वास अंदर,
शांति शांति। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी को। नीरज जी, जी आज का सत्र यहाँ समाप्त हो रहा है आगे की कार्यवाही के लिए। जी बिल्कुल सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी योगा सत्र में जुड़े सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए मैं सत्र के उपरांत एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि योगा डे खाली 21 जून तक का सीमित ना रखें आप सभी। यह आपकी दैनिक जीवन का एक अभिन्न कार्य है। इसे आप रूटीन में जारी जरूर रखें, और जैसा कि गाइडलाइन आप सभी के लिए दी गई है कि एक योगा डे का कार्यक्रम आप सभी को बच्चों के समक्ष आयोजित करना है। तो आप सभी इसकी वीडियो क्लिप कल आप सभी के लिए ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी, तो पुनः उसका अवलोकन कर रिहर्सल करें, ताकि सही मैसेज या सही एक्टिविटी बच्चों के समक्ष आपकी प्रस्तुत हो। और क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, तो मैं महायुग वंदना के वचन के साथ आज के इस योगा सत्र का समापन करूंगा। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और बंद कर लेंगे। जो मोहे माया मानि मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो बिपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिने से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। पूरी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। हम आपसे पुनः कल रात्रि 8 बजे फिर से रूबरू होंगे। आप पधारें और आप अपनी सहयोगी टीम को भी इस सत्र से ज्वाइन करें। जो भी आपके शिक्षक मित्र हों उन्हें भी इस प्रशिक्षण का लाभ दिलाएं। इसी मैसेज के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी के धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सभी को सादा जय जिनेंद्र।